मातम एक 7 साल के बच्चे की मौत का। उस बच्चे के पिता के चेहरे पर दुख से ज्यादा पछतावा छलक रहा था, क्योंकि मौत से पहले उसका बेटा एक गंभीर बीमारी से जूझता रहा, पर वो चाहकर भी शहर से अपने बेटे के लिए दवाइयां नहीं ला पाया। इसका कारण था वो जंगल, जिससे वो गांव चारों ओर से घिरा हुआ था। गांव वालों का मानना था कि उस जंगल में पुराने समय से ही कुछ भयानक प्राणियों का बसेरा है। वो प्राणी राक्षस हैं, जो लाल रंग का चोगा ओढ़े जंगलों में भटकते हैं, और जो कोई भी उनके हाथ लगता है वो उसे भयानक मौत मारते हैं। गांव के बुजुर्ग बताते थे कि एक समय उन प्राणियों ने गांव के लोगों का जीना दुभर कर दिया था। तब गांव वालों ने उन प्राणियों से समझौता किया, जिसके मुताबिक ना तो वो प्राणी गांव की सीमा को पार करके गांव में आएंगे और ना ही गांव का कोई व्यक्ति सीमा पार करके जंगल में जाएगा। तब से सारे गांव वाले इस नियम का पालन कर रहे थे, लेकिन इस नियम की वजह से उन्हें कई बार भारी दुख झेलना पड़ता था। पर फिर भी गांव के सारे लोग एक परिवार की तरह हर मुसीबत में एक दूसरे का सहारा बनकर रहते थे। उस गांव की आबादी बहुत कम थी, वहाँ केवल गिनती भर परिवार ही रहते थे, और उन परिवारों के बड़े बुजुर्ग ही उस गांव के मुखिया थे, जिन्हें एल्डर्स कहा जाता था। गांव में सब कुछ एल्डर्स के फैसले से ही होता था। वो गांव बाहरी दुनिया से इतना कटा हुआ था कि वहाँ रहने वाले बच्चों और यंग जनरेशन को ये तक नहीं पता था कि शहर होता क्या है। वहाँ शहर का कोई भी संसाधन उपयोग में नहीं लाया जाता था, यहाँ तक कि वहाँ पैसों की भी कोई वैल्यू नहीं थी। सभी गांव वाले मिलकर खेती करते, भेड़ बकरियां पालते और जो भी मिलता उसे आपस में बांटकर खुशी से रहते थे। लेकिन वक्त वक्त पर जंगल में रहने वाले वे प्राणी गांव में अपनी मौजूदगी का सबूत छोड़ जाते थे। गांव वालों को गांव में अक्सर जंगली जानवरों की खाल उतरी लाशें पड़ी मिलती थी, यानी कि वो प्राणी रात के वक्त गांव में चोरी छुपे आया करते थे। उन प्राणियों के डर से गांव वालों ने गांव की सीमा पे वॉच टावर्स बनाए थे, जहां हर रात गांव के जवान लड़के बारी बारी से नजर रखते थे। साथ ही गांव की सीमाओं पे खंबे गाड़कर पीले रंग का पेंट और पीला झंडा भी लगाया जाता था। ऐसा माना जाता था कि वे प्राणी पीला रंग बर्दाश्त नहीं कर सकते और पीले रंग से दूर भागते थे, लेकिन वही लाल रंग उन प्राणियों को अपनी ओर आकर्षित करता था। इसलिए गांव में कोई भी लाल रंग की चीजों का उपयोग नहीं करता था, यहाँ तक कि अगर उन्हें कोई लाल रंग का फूल भी दिख जाए तो वो उसे भी मिट्टी में दबा देते थे। इस तरह गांव वाले हर उतार चढ़ाव को झेलते हुए एक शांतिपूर्ण जिंदगी जी रहे थे। गांव में हुए उस बच्चे की मौत के कुछ दिन बाद सारे एल्डर्स एक मीटिंग में जमा हुए थे। इसी दौरान एल्डर एलिस का बेटा लूसियस उनके बीच अपनी बात रखने आया। लूसियस मायूसी भरे शब्दों में बोला, दखल देने के लिए माफी चाहता हूँ, पर आए दिन गांव में बीमारियों से हमारे दोस्त और रिश्तेदार मरते जा रहे हैं। इसका कारण है हमारे पास जरूरी दवाइयों का ना होना। इसलिए मैं जंगल को पार करके शहर जाना चाहता हूँ, ताकि वहाँ से दवाइयाँ ला सकूं। इसके लिए मुझे लूसियस ने आगे कहा, फिक्र मत कीजिए, मुझे जंगल में मौजूद उन प्राणियों का कोई डर नहीं है। जहाँ तक मुझे समझ है वो प्राणी हमारी भावनाओं को समझ सकते हैं। अगर मैं एक अच्छे काम के लिए जंगल में जाऊंगा तो वो मुझे कुछ नहीं करेंगे। लेकिन उस प्राणी के डर से एल्डर्स ने लूसियस को गांव की सीमा पार करने से साफ इनकार कर दिया। यहाँ तक कि वो एल्डर जिसका बेटा मरा था उसने भी लूसियस का साथ नहीं दिया। लूसियस निराश होकर वहाँ से चला गया। फिर अगली सुबह लूसियस गांव के पीछे एकांत में एक चट्टान पे बैठा हुआ था। तभी आइवी और नोआ नाम के उसके 2 दोस्त उसके पास आए। आइवी बचपन से ही अंधी थी, लेकिन उसके बाकी सेंसेस बहुत तेज थे। वो अपने अंदाजे से गांव में कौन सी जगह कितने कदम की दूरी पे है सब पता लगा सकती थी। वहीं नोआ में कुछ दिमागी डिसेबिलिटीज थी। हालांकि वो जवान हो चुका था, पर उसका दिमाग अब भी बच्चों की तरह था। आइवी और नोआ में बहुत ही गहरी दोस्ती थी। वहीं आइवी और लूसियस दिल ही दिल में एक दूसरे को चाहते थे, पर उन्होंने आज तक एक दूसरे को अपने दिल की बात नहीं बताई थी। आइवी लूसियस से मिलकर बातें करने लगी। इस दौरान नोआ खेलता हुआ थोड़ा दूर निकल गया था। कुछ देर बाद नोआ वापस लौटा और अपने जेब से कुछ बेरीज निकाल तोहफे के रूप में आइवी को थमा दिया। तभी लूसियस ने देखा कि वो बेरीज लाल रंग की थी, लेकिन लाल रंग का कोई भी फूल या फल गांव के अंदर तो होता ही नहीं था। लूसियस ने नोआ से पूछा कि उसे वो बेरीज कहाँ से मिली। ये सुन नोआ लूसियस का हाथ पकड़ के वहीं बगल की चट्टान के पीछे ले गया। वहाँ चट्टान पे नोआ ने एक रॉक पेंटिंग बनाई थी। उस रॉक पेंटिंग में जंगल के उस प्राणी का चित्र उकेरा हुआ था, जो एक मरे हुए जानवर के पास खड़ा हुआ था और उसके चारों ओर लाल बेरीज के पौधे लगे हुए थे। उसे देख लूसियस समझ गया कि नोआ कई बार उन जंगलों में जा चुका था और उसे वो प्राणी वहाँ दिखाई भी दिए थे, जिसे ध्यान में रखकर उसने वो रॉक पेंटिंग बनाई थी। ये समझ आते ही लूसियस उसी वक्त एल्डर्स के पास गया और उन्हें नोआ के जंगल में जाने वाली बात बताते हुए कहा, नोआ बार बार जंगल में जाकर भी जिंदा लौट आता है। ऐसा इसलिए क्योंकि वे प्राणी बेवजह किसी को नुकसान नहीं पहुंचाते। उसी तरह अगर मैं भी दवाइयां लेने शहर जाऊं तो वो मुझे भी कुछ नहीं करेंगे। इसलिए मैं विनती करता हूँ कि मुझे शहर जाने दिया जाए। लेकिन इसके बावजूद भी एल्डर्स ने लूसियस को मना करते हुए उसे जंगल से दूर रहने की हिदायत दी। फिर अगली ही सुबह गांव में एक और जंगली जानवर की खाल उतारी लाश मिली।
इस पर गंभीरता दिखाते हुए एल्डर्स ने गांव की सुरक्षा बढ़ाने के लिए जवान लड़कों को गांव की सीमा पर लगे खंभों पर पीला पेंट लगाने का काम सौंपा था। उन लड़कों में लूसियस भी शामिल था। वे सभी पीला चोगा ओढ़े हुए खंभों पर पेंट लगा रहे थे। इसी दौरान जब बाकी लड़के आगे निकल गए तब लूसियस चुपके से गांव की सीमा लांघकर जंगल के अंदर चला गया। थोड़ी दूर जाते ही उसे उन लाल बेरीज के पौधे नजर आए जो नोआ जंगल से लेकर आया था। लूसियस उन बेरीज को देख ही रहा था कि तभी उसे एक और से गुर्राहट की आवाज सुनाई दी। लूसियस ने जब गौर से देखा तो उसे एक पेड़ के पीछे उस प्राणी की झलक दिखाई दी जो छुपकर उसे ही घूर रहा था। लूसियस की उस पर नजर पड़ते ही वो प्राणी वहां से भाग खड़ा हुआ और घने जंगलों में कहीं गुम हो गया। उसे देख डरा सहमा लूसियस वापस गांव में लौट आया। वॉच टावर को नीचे से ठोकर मारी। लड़के की डर से एक पल के लिए जैसे सांसें ही थम गई। उसने टावर पे बने एक दरवाजे से झांककर नीचे देखा। तभी उसे वहां लाल चोगा ओढ़े उस प्राणी की एक झलक दिखी जो भागता हुआ गांव की ओर ही जा रहा था। मारे डर के लड़के ने टावर की घंटी बजाकर सारे गांव वालों को उस प्राणी से सतर्क कर दिया। घंटी की आवाज सुनकर पूरे गांव में हाहाकार मच गया। सभी गांव वाले अपने बच्चों को लेकर अपने घर के अंदर घुसने लगे, लेकिन वहीं लूसियस छुपने की बजाय गांव वालों की मदद करने में लगा था। कुछ ही देर में पूरे गांव में खूब सन्नाटा पसर गया। इस दौरान लूसियस एक घर के पीछे छुपा हुआ था। तभी उस घर के दरवाजे पर उस प्राणी ने दस्तक दिया। किसी खंजर की तरह लंबे और उसके नाखून और पीठ पर सुइयों की तरह निकली ढेर सारी नुकीली हड्डियों को देख लूसियस भी डर से कांप उठा। इसी दौरान दूसरी ओर आइवी को पता चल चुका था कि लूसियस अपने घर के अंदर नहीं गया है, इसलिए वो भी दरवाजा खोलकर उसके इंतजार में खड़ी थी। वहीं उसकी छोटी बहन अपने बाकी भाई बहनों और नोआ को लेकर बेसमेंट में जा चुकी थी। वो दरवाजा बंद करने के लिए आइवी के आगे गिड़गिड़ाने लगी, लेकिन आइवी को पूरा यकीन था कि दरवाजा खुला देख लूसियस घर के अंदर जरूर आएगा। पर तभी उस प्राणी की नजर आइवी पे पड़ गई। वो तेजी से आइवी की ओर आने लगा, पर आइवी उसे देख नहीं पा रही थी। वो प्राणी आइवी को बस दबोचने ही वाला था कि तभी लूसियस ने सही समय पे आकर आइवी को घर के अंदर खींच लिया और दरवाजा बंद कर दिया। इसके बाद वे सभी बेसमेंट में छुप गए। वो प्राणी कुछ देर तक दरवाजा पीटता रहा, लेकिन फिर सब कुछ शांत हो गया। अगली सुबह गांव वालों ने देखा कि उस प्राणी ने सारे गांव वालों के घर के दरवाजे पे लाल रंग से कोई निशान बना दिया था। गांव वाले समझ चुके थे कि वो लाल निशान उन प्राणियों की गांव वालों को एक चेतावनी थी। खतरे को देखते हुए एल्डर्स ने गांव वालों की एक मीटिंग बुलाई और कहा कि इस गांव में किसी ने तो नियम तोड़ा है, इसलिए वो प्राणी गांव में आया था। वो प्राणी बेवजह कुछ नहीं करते। इस पर लूसियस ने एल्डर्स के सामने कबूल किया कि वो नियम तोड़कर जंगल में गया था, लेकिन उसे पता नहीं था कि इसका अंजाम इतना भयानक होगा। लूसियस ने सारे एल्डर्स से माफी मांगी और वादा किया कि अब वो कभी जंगल में नहीं जाएगा। पर बाकी गांव वाले ये सोचकर घबराए हुए थे कि न जाने अब वे प्राणी उनके साथ क्या करेंगे। फिर कुछ दिन बाद सारे गांव वाले एक शादी में शरीक हुए थे। वो शादी थी आइवी की बहन किटी की। आइवी और किटी के पिता थे एडवर्ड वॉकर। वॉकर एल्डर्स में से एक थे और गांव के सबसे सम्मानित व्यक्ति थे। यहाँ तक कि सारे एल्डर्स भी उसकी बातों का सम्मान करते थे और उसके बिना गांव में कोई भी फैसला नहीं लिया जाता था। वॉकर ने गांव वालों के साथ मिलकर गांव के बाहर एक मैदान में बड़ी ही धूमधाम से अपनी बेटी की शादी का सारा इंतजाम किया था। शादी की रात सारे गांव वाले मौज मस्ती में डूबे हुए थे, लेकिन तभी एक जोरदार चीख ने उनकी खुशी में जैसे ग्रहण लगा दिया। वो चीख कुछ बच्चों की थी जो गांव से भागते हुए वहां आ रहे थे। वो बच्चे बहुत ज्यादा डरे हुए थे। वॉकर ने उन बच्चों से पूछा कि आखिर बात क्या है। इस पर उन बच्चों ने बताया कि उन्होंने उन प्राणियों को गांव में घूमते देखा। ये सुनकर सारे गांव वाले भयभीत हो उठे। वॉकर उसी उन सबके रोंगटे खड़े कर दिए। उन्होंने देखा कि वे प्राणी गांव में हर तरफ ढेर सारी खाल उतरी जानवरों की लाशें छोड़ गए थे। ये सब देख लूसियस चिंता में आ गया, क्योंकि ये सब उसके जंगल में जाने की वजह से ही हो रहा था। फिर उसी रात आइवी की अचानक नींद खुल गई। उसे किसी के होने का एहसास हुआ। आइवी बाहर आई तो बाहर पोर्च पर लूसियस बैठा हुआ था। आइवी समझ गई थी कि लूसियस चिंता में है। वो लूसियस को दिलासा देने लगी। इन्हीं बातों में आइवी ने लूसियस से अपने प्यार का इजहार करते हुए उसे शादी के लिए प्रपोज कर दिया। इस पर लूसियस ने भी आइवी का प्रपोजल एक्सेप्ट करते हुए उसे किस कर लिया। अगली सुबह लूसियस और आइवी ने अपने अपने घर पे ये बात बता दी कि वो दोनों एक दूसरे से शादी करना चाहते हैं। दोनों के घर वालों ने इस रिश्ते के लिए तुरंत हाँ कर दी। इसी के साथ लूसियस और आइवी का रिश्ता तय होने की ये खबर पूरे गांव में फैल गई। इस खबर के फैलने के थोड़ी देर बाद ही जब लूसियस अपने वर्कशॉप में व्यस्त था तो किसी ने वर्कशॉप के दरवाजे पे दस्तक दी। लूसियस ने जब दरवाजा खोला तो सामने नोआ खड़ा था। नोआ अंदर आया। उसके बाल बिखरे हुए थे और आंखें रो रो के लाल हो चुकी थी और वो अभी भी रोए जा रहा था। वो किसी बात से बहुत ज्यादा परेशान था। उसे देखते ही लूसियस समझ गया कि जरूर नोआ उसके और आइवी के रिश्ते की बात को लेकर परेशान है। हालांकि आइवी नोआ को केवल अपना दोस्त मानती थी, पर नोआ आइवी से प्यार कर बैठा था।
वो लूसियस और आइवी के रिश्ते से खुश नहीं था। इससे पहले कि लूसियस नोआ को समझा पाता, नोआ ने अचानक से एक तेज धारदार चाकू निकाल के लूसियस के पेट में घुसा दिया। लूसियस बेजान सा जमीन में आ गिरा। नोआ ने देखा लूसियस दर्द से फड़फड़ाते हुए आइवी को याद कर रहा है। ये देख नोआ ने नीचे पड़े लूसियस को चाकू से और कई बार मारा। चाकू के उन वार से लूसियस दर्द से तड़प उठा। इसके बाद नोआ लूसियस को उसी हालत में छोड़ के वहाँ से भाग गया। वहाँ से नोआ सीधे अपने घर पहुंचा। घर पहुंचकर वो अपने माता पिता को अपने खून से सने हाथ दिखाते हुए बुरी तरह से रोने लगा। फिर ये खबर पूरे गांव में तेजी से फैल गई कि नोआ खून में सना हुआ पाया गया। आइवी को जब ये बात पता लगी तो वो सब कुछ समझ गई और तेजी से लूसियस के वर्कशॉप की ओर भागी। आइवी ने लूसियस के वर्कशॉप तक का रास्ता अपने कदमों से गिन रखा था। वो किसी तरह लूसियस के वर्कशॉप पहुंच गई। वर्कशॉप के अंदर जाकर लूसियस का नाम जोर जोर से पुकारते हुए वो आगे बढ़ी। तभी अचानक उसका पैर किसी से टकराया। उसने जब नीचे बैठ उसे छुआ तो पाया कि वो तो लूसियस था, जो पूरी तरह से लहूलुहान पड़ा था। आइवी उसे बाहों में थामे फूट फूट कर रोने लगी। तभी उसका पिता वॉकर भी वहाँ कुछ लोगों के साथ आ पहुंचा। वॉकर तुरंत लूसियस को गांव के अस्पताल में ले गया, जहां एल्डर्स में से एक विक्टर, जो कि गांव का इकलौता डॉक्टर था, उसने जितना हो सके लूसियस का इलाज करने की कोशिश की। उसने लूसियस को मौत से तो बचा लिया, पर लूसियस के जख्म पर इन्फेक्शन फैलता ही जा रहा था और बिना दवाइयों के वो कभी भी मर सकता था। उधर लूसियस की ऐसी हालत आइवी सदमे में थी। वो मायूस होकर नोआ से मिलने जा पहुंची। नोआ को उसके पिता ने एक कमरे में बंद कर रखा था। उन्होंने आइवी को नोआ से मिलाने के लिए कमरे का दरवाजा खोल दिया, आके जबरदस्ती आइवी को कमरे के बाहर कर दिया, वरना वो मार मार कर नोआ का बुरा हाल कर देती। इसके बाद नोआ के पिता ने कमरे का दरवाजा दोबारा लॉक कर दिया। नोआ अंदर से जोर जोर से रोते हुए दरवाजा पीटने लगा। आइवी लाचार होकर अपने घर आ गई। उसने अपने पिता से कहा, मैं लूसियस से प्यार करती हूँ। अगर लूसियस मर गया तो मेरी जिंदगी की सारी खुशियां भी उसी के साथ मर जाएंगी। इसलिए मैं आपसे परमिशन मांगती हूँ कि मुझे जंगल पार करके शहर जाने दिया जाए, ताकि मैं लूसियस के लिए दवाइयाँ ला सकूं, जिससे उसकी जान बचाई जा सके। इस पर वॉकर ने खुद शहर जाकर लूसियस के लिए दवाई लाने का फैसला कर लिया। उसने अपनी पत्नी के पास जाकर इस बारे में बात की, पर उसकी पत्नी ने उसे रोकते हुए कहा, कहीं तुम भूल तो नहीं रहे कि हम सारे एल्डर्स ने मिलकर ये कसम खाई थी कि चाहे कुछ भी हो जाए हम गांव की सीमा पार नहीं करेंगे। मुझे पता है कि इस वक्त हम सबके लिए लूसियस को यूं तिल तिल कर मरते देखना बहुत दर्द भरा है, लेकिन ने तो हम सबको हमेशा से ये सिखाया है कि बिना बलिदान के कुछ भी हासिल नहीं होता है। जैसे हमने आइवी की आंखों की रोशनी का बलिदान दिया है, जैसे हमारे एल्डर साथी ऑगस्ट ने अपने 7 साल के बेटे के जीवन का बलिदान हम सबके लिए किया है, वैसे ही अपने गांव के बनाए हुए नियम के सामने हमें लूसियस के जीवन का बलिदान करना होगा। तुम अपनी कसम नहीं तोड़ सकते वॉकर। ये सुन वॉकर ने अपनी पत्नी से कहा, ऑगस्ट के बेटे ने बीमारी में अपनी जान गंवाई थी और हमारी आइवी ने भी मेडिकल कंडीशंस के कारण अपनी आंखें खोई थी, लेकिन लूसियस के साथ जो हुआ वो एक क्राइम है और इसी क्राइम से बचने के लिए तो हम दुनिया से दूर इस गांव में रह रहे हैं। अगर यहाँ पे भी हम क्राइम होने देंगे तो क्या ये सही होगा? लेकिन ये सुनकर भी वॉकर की पत्नी उसे कसम तोड़ने से रोकती रही। फिर कुछ समय बाद वॉकर आइवी के पास लौट आया। वॉकर लूसियस के साथ नाइंसाफी बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था, लेकिन उसके पैर नियमों की बेड़ियों से बंधे हुए थे। मजबूरन उसे आइवी को ही शहर भेजने के लिए राजी होना पड़ा। वॉकर ने आइवी को लूसियस के दवाई की पर्ची और एक सोने की घड़ी थमा दी और उसे निर्देश देते हुए कहा, तुम्हें जंगल में नदी की आवाज को फॉलो करना है। नदी की आवाज के सहारे तुम एक कच्ची सड़क तक पहुंच जाओगी और वो सड़क तुम्हें जंगल से बाहर शहर तक ले जाएगी। ये दवाई शहर में बहुत आम है। तुम किसी की मदद से ये दवाई हासिल कर लेना और पैसों के बदले उसे ये सोने की घड़ी दे देना। फिर तुम वापस उसी रास्ते लौट आना। ये जानकारी देकर वॉकर ने आइवी को गांव के 2 लड़कों के साथ शहर भेज दिया। फिर आइवी और वो लड़के पीला चोगा पहने अपना बैग टांगे जंगल की ओर निकल पड़े। लेकिन जंगल में थोड़ी दूर जाते ही प्राणियों के डर से उन लड़कों की हिम्मत जवाब दे गई। वो इतना डर गए कि आइवी को अकेला छोड़कर उल्टे पैर वापस गांव लौट गए। खुद को इस संघर्ष में अकेला पाकर आइवी की आंखों में लूसियस को याद करते हुए आंसू भर आए, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी, बल्कि नदी के आवाज के सहारे आगे बढ़ती रही। तभी आगे बढ़ते हुए उसके सामने एक बड़ा सा गहरा गड्ढा आ गया, मगर आइवी ने अपनी छड़ी से उस गड्ढे को भांप लिया। वो रुक गई और जैसे ही वापस पलटने को हुई, तभी वहाँ की जमीन धंस गई और वो फिसलते हुए गड्ढे में गिरने लगी। लेकिन उसी पल उसके हाथ एक पेड़ का जड़ गया, जिसे पकड़कर वो किसी तरह उस गड्ढे से बाहर निकल आई। बाहर निकलते ही वो एक परेशान बेहाल आइवी रोते हुए दोबारा अपनी मंजिल की ओर बढ़ने लगी। आगे चलकर आइवी एक ऐसी जगह पे पहुंची जहां चारों ओर लाल बेरीज उगी हुई थी। तभी आइवी को उसके पीछे से गुर्राने की आवाज आई। आइवी सहम गई। वो धीरे से पलटी। उसके सामने बस कुछ ही दूरी पर लाल चोगा ओढ़े जंगल का वही एक प्राणी खड़ा था। उसकी गुर्राहट की आवाज सुन आइवी को उसकी भनक लग चुकी थी। आइवी डर से कांप गई।
तभी वो प्राणी गुर्राता हुआ तेजी से आइवी की ओर आया और उसे धक्का मारकर जमीन पे गिरा दिया। फिर वो आगे जाकर बुद्ध की तरह खड़ा हो गया। लग रहा था मानो वो अपने शिकार के साथ खेल रहा हो। आइवी किसी तरह उठ खड़ी हुई और अपनी पूरी तेजी के साथ वहां से भागने लगी। भागते भागते आइवी वापस उसी उखड़े हुए पेड़ से टकराई, जिसके ठीक आगे वो गहरा गड्ढा था जिसमें वो गिरते गिरते बची थी। अब आइवी को आगे भागने का कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। उसी पल आइवी ने कुछ सोचा और वो उस गड्ढे के सामने अपने हाथ फैलाए खड़ी हो गई, मानो उसने खुद को उस प्राणी को सौंप दिया हो। तभी वहां आइवी के पीछे से वो प्राणी दौड़ता हुआ उसकी ओर आने लगा। आइवी पूरे ध्यान से उस प्राणी के पास आते कदमों की आवाज को सुन रही थी। वो प्राणी तेजी से भागते हुए जैसे ही आइवी पर झपटा, वैसे ही आइवी बगल में सरक गई और वो प्राणी सीधे उस गहरे गड्ढे में जा गिरा। गड्ढे से उस प्राणी की कोई आवाज ना सुनकर आइवी समझ गई कि वो प्राणी मारा जा चुका है। आइवी तुरंत वहां से भागी और आखिरकार एक कच्ची सड़क तक पहुंची गई। फिर आइवी ने तुरंत अपने बैग से सोने की घड़ी और दवाई की पर्ची निकाली और अपना चोगा और बैग वहीं छोड़कर एक लकड़ी के सहारे उस सड़क पे भागते हुए आगे बढ़ गई। भागते भागते आइवी एक दीवार तक पहुंच गई जो झाड़ियों से ढका हुआ था। वो रास्ता उस दीवार पर आकर खत्म हो रहा था। आइवी किसी तरह दीवार फांदकर दूसरी ओर कूद गई। उस दीवार की दूसरी ओर पक्की सड़क थी। तभी वहां एक हैरान कर देने वाला दृश्य सामने आया। वहां आइवी के पास नए जमाने की एक पेट्रोलिंग जिप्सी आकर रुकी। उस गाड़ी में एक सिक्योरिटी गार्ड था जो वहां पेट्रोलिंग कर रहा था। उस गाड़ी में वॉकर वाइल्ड लाइफ प्रिजर्व लिखा हुआ था। साथ ही उस सिक्योरिटी गार्ड के पास वायरलेस भी था और उसने आज के जमाने के कपड़े पहने हुए थे। पर यह कैसे संभव था, क्योंकि ये तो आज से 127 साल पहले सन 1897 का जमाना था और सन 1897 में आज के दौर की ये सब मॉडर्न चीजें नहीं हुआ करती थी। हालांकि अंधी होने की वजह से आइवी ये सब नहीं देख पा रही थी। आइवी को दीवार फांदकर आता देख उस गार्ड ने तुरंत वायरलेस से अपने अधिकारी को सूचित किया कि उसने एक पुराने जमाने के कपड़े पहनी हुई एक लड़की को देखा। जब वायरलेस में अधिकारी को उस गार्ड का मैसेज मिला, उस वक्त वो अधिकारी वहां से कुछ दूरी पे स्थित एक चौकी में बैठा अखबार पढ़ रहा था। उस अखबार में तारीख छपी हुई थी फ्राइडे जुलाई 30, 2004, यानी कि ये सन 1897 नहीं था बल्कि सन 2004 था। दरअसल ये एक गहरा राज था जो आइवी के पिता एडवर्ड वॉकर और बाकी एल्डर्स अब तक सारे गांव वालों से छुपाते आ रहे थे। बात कई साल पहले की है। एडवर्ड वॉकर के पिता जेम्स वॉकर शहर के अरब थी। पिता की मौत ने वॉकर को सदमे में डाल दिया था, जिसके बाद वो अपना इलाज कराने एक साइकोलॉजिकल काउंसलिंग सेंटर जाने लगा। उस वक्त वॉकर की पत्नी ने उसे बहुत सपोर्ट किया। वो भी उसके साथ काउंसलिंग सेंटर जाया करती थी। वहीं उनकी मुलाकात एल्डर्स के बाकी मेंबर्स से हुई थी, जिन्होंने वॉकर की तरह ही अपने परिवार के किसी न किसी सदस्य को शहर में आए दिन होने वाले क्राइम में खोया था। किसी की बहन के साथ गलत काम करके उसे मार दिया गया था, तो किसी के भाई की दिन दिहाड़े हत्या कर दी गई थी। इस तरह अपने परिवार को होकर उन सबका इंसानियत पर से भरोसा उठ गया था। धीरे धीरे उन लोगों की जान पहचान एक मजबूत दोस्ती में बदल गई और तब उन्होंने मिलकर एक फैसला लिया कि वे लोग शहर को हमेशा के लिए छोड़कर चले जाएंगे और ऐसी दुनिया बसाएंगे जहां ना क्राइम हो, ना लालच हो और ना ही एक दूसरे से जलन की भावना। उन्होंने तय किया कि वे हर तरह की मॉडर्न चीजों से खुद को दूर रखेंगे। इससे उनकी आने वाली पीढ़ी रेडियो, फोन और टीवी के बिना सादगी से अपना जीवन जिएगी और इन चीजों के ना होने से उन्हें बाहरी दुनिया की जानकारी भी नहीं रहेगी। इसलिए उन्होंने अपना कैलेंडर 127 साल पीछे कर लिया, क्योंकि उस समय मॉडर्न युग की शुरुआत नहीं हुई थी। अपनी इस योजना को हकीकत बनाने के लिए वॉकर ने अपने पिता के पैसों से वो विशाल कोविंगटन का जंगल खरीदा। उस जंगल में उसने एक प्राइवेट एनिमल सेंचुरी बनाई जिसमें किसी भी बाहरी व्यक्ति का आना मना था। वॉकर ने उस एनिमल सेंचुरी का नाम रखा वॉकर वाइल्ड लाइफ प्रिजर्व। लेकिन ये सब दुनिया की नजरों में धूल झोंकने के लिए किया गया था। असल में तो उसने उस एनिमल सेंचुरी के अंदर घने जंगल के बीच एक गांव को बसाया था। उसने एनिमल सेंचुरी के चारों ओर बाउंड्री वॉल बनवाकर उस पर सिक्योरिटी गार्ड्स तैनात कर दिए थे, ताकि बाहरी दुनिया को लगता रहे कि वो सिक्योरिटी उस एनिमल सेंचुरी को गार्ड कर रही है। ये बात उन सिक्योरिटी गार्ड्स तक को नहीं पता थी कि उस जंगल के अंदर कोई गांव है। साथ ही वॉकर ने ये भी इंतजाम कर रखा था कि कभी भी कोई भी एयरप्लेन उस एनिमल सेंचुरी के ऊपर से ना गुजरे, ताकि उनकी आने वाली पीढ़ी को ये ना पता चल पाए कि दुनिया कितनी आगे निकल चुकी है। उसी दिन से वॉकर और बाकी एल्डर्स ने कसम खा ली थी कि चाहे जो हो जाए वो गांव के बाहर कदम नहीं रखेंगे। लेकिन वो जानते थे कि उनकी आने वाली पीढ़ी उस गांव से निकलकर बाहरी दुनिया में जाने की कोशिश जरूर करेगी। उन्हें हमेशा गांव में रखने के लिए एल्डर्स ने डर का सहारा लिया। उन्होंने गांव में ये अफवाह फैला दी कि गांव से लगे जंगलों में खतरनाक प्राणियों का बसेरा है, लेकिन असल में उन जंगलों में कोई खतरनाक प्राणी थे ही नहीं, बल्कि एल्डर्स ने कुछ भयानक दिखने वाले कॉस्ट्यूम्स तैयार किए थे, जिसे पहनकर वे बारी बारी से गांव की सीमा के पास जंगल में घूमा करते थे।
एल्डर्स ही थे जो उन प्राणियों के गुर्राने की आवाजें निकाला करते थे। वो एल्डर्स ही थे जो जानवरों को मार के उनकी खाल उतार के इधर उधर फेंक दिया करते थे ताकि गांव वालों को हमेशा उन प्राणियों की मौजूदगी का एहसास होता रहे। इस तरह आज तक एल्डर्स गांव वालों की आंखों में धूल झोंकते आ रहे थे। लेकिन अब सवाल ये था कि जब वो प्राणी असलियत में थे ही नहीं तो वो कौन था जिसका जंगल में आइवी से सामना हुआ था। असल में वो कोई और नहीं, आइवी लूसियस के लिए दवाई लाने शहर चली गई है। नोआ ये बात बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था कि उन दवाइयों से लूसियस आइवी की जिंदगी में वापस आ जाएगा। वो गुस्से में जिस कमरे में बंद था उसे तहस नहस करने लगा। तभी कमरे के लकड़ी के फ्लोर को तोड़ते ही नोआ को उस फ्लोर के नीचे रखा एक प्राणी का कॉस्ट्यूम मिल गया जिसे नोआ के माता पिता जो कि एल्डर्स में से एक थे उन्होंने वहाँ छुपा रखा था। नोआ उस कॉस्ट्यूम को लेकर खिड़की तोड़कर भाग निकला और उसे पहनकर जंगल में आइवी को डराने लगा ताकि डर के मारे आइवी बिना दवाई लिए वापस लौट जाए। लेकिन बदकिस्मती से आइवी को डराने के चक्कर में नोआ अपनी ही जान से हाथ बैठा था और इस बात से अनजान आइवी जंगल से बाहर आकर उस गार्ड के सामने खड़ी थी। अपने अधिकारी को सूचित करने के बाद गार्ड ने आइवी से कहा, क्या तुम दीवार पार करके जंगल में जाने की कोशिश कर रही थी? तुम्हें पता नहीं ये एक प्राइवेट एनिमल सेंचुरी है जहाँ किसी भी बाहरी व्यक्ति का जाना पूरी तरह से मना है। इस पर आइवी ने उस गार्ड को बताया कि वो उस दीवार के पार उस जंगल में रहती है। ये सुनकर वो गार्ड हैरान रह गया। आइवी ने उस गार्ड से मिन्नतें करते हुए उसे दवाइयों की पर्ची पकड़ा दी और पैसों के बदले अपने पिता की सोने की घड़ी दे दी। उस पर्ची में लिखी दवाइयों को पढ़ते ही गार्ड ने पूछा, क्या किसी को गंभीर चोट लगी है? इस पर आइवी ने हाँ में सर हिलाया। वो गार्ड अब तक ये नहीं समझ पाया था कि आइवी अंधी है। उस गार्ड को लगा कि शायद जंगल में किसी जानवर ने आइवी के साथी को घायल कर दिया होगा जिसके लिए उसे दवाई चाहिए, इसलिए उसने ज्यादा कुछ सोचा नहीं। उसने आइवी से वहीं रुकने को कहा और कुछ देर में पर्चे में लिखी सारी दवाइयों का इंतजाम करके आइवी को दे दिया। साथ ही सीढ़ी की मदद से उसने आइवी को दीवार भी पार करवा दी। इसके बाद आइवी जंगल में भागती हुई वापस गांव के लिए निकल गई। उधर गांव के हॉस्पिटल में वॉकर और सारे एल्डर्स लूसियस के पास मौजूद थे। वहाँ एक लड़का भागा भागा आया। उसने बताया, आइवी दवाइयों के साथ लौट आई है। रास्ते में उस पर जंगल के उस प्राणी ने हमला किया था लेकिन आइवी ने उसे मौत के घाट उतार दिया। इतना कह के वो लड़का आइवी को देखने गांव की सीमा की ओर भाग गया। उस वक्त तक एल्डर्स को नोआ के कॉस्ट्यूम लेकर भागने की खबर पता चल चुकी थी। एल्डर्स समझ गए कि वो प्राणी जो जंगल में आइवी के हाथों मारा गया था वो दरअसल नोआ ही था। हकीकत का एहसास होते ही नोआ की माँ अपने बेटे की मौत पे रोने लगी। ये देख वॉकर ने नोआ की माँ से कहा, हम नोआ की डेड बॉडी जंगल से ढूंढ के लाएंगे और उसे पूरे रीति रिवाज के साथ सम्मान पूर्वक दफन करेंगे। गांव वालों को हम यही बताएंगे कि नोआ जंगल के उन प्राणियों के हाथों मारा गया। नोआ की इस हरकत से गांव वालों का उन प्राणियों पर यकीन और गहरा हो गया है। नोआ ने हमें एक और मौका दिया है कि हम इस गांव में उन प्राणियों के आतंक को पहले की तरह ही बरकरार रख सकें। फिर वॉकर ने सभी एल्डर से पूछा, क्या आप सब चाहते हैं कि पहले की तरह ही गांव वालों को उन प्राणियों का खौफ दिखाकर गांव का वजूद बचाए रखें? तब सभी एल्डर्स वॉकर के समर्थन में खड़े हो गए और उन्होंने उन प्राणियों के राज को राज ही बनाए रखने का वचन लिया। इसी के साथ आइवी वहां दवाइयां लेके आ पहुंची और अपने कड़े संघर्ष की बदौलत उसने लूसियस की जान बचा ली। दोस्तों, आप में से काफी लोगों का कहना है कि नोटिफिकेशन के बेल आइकन पर क्लिक करें और ऑल का ऑप्शन सिलेक्ट कर लें ताकि हमारी सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।